नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज हमारा ये अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा जो कि आईबीपीएस के माध्यम से होगी उसकी तैयारी के लिए हमारा आज ये छठा वीडियो है। और मैथमेटिक्स पर हमारा ये दूसरा मॉक टेस्ट है। कुल मिलाकर हमारा ये तीसरा मॉक टेस्ट है। मैथमेटिक्स पर लगातार यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर लगातार दूसरा मॉक टेस्ट लेने के पीछे कारण दो हैं। पहला कारण तो बहुत सिंपल है कि यदि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है और आप 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप निश्चित रूप से उन बच्चों से आगे हो जाते हैं जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है या जो क्वेश्चंस को उतना क्विकली नहीं कर सकते। हो सकता है आते भी हों लेकिन इतना क्विकली ना कर पाए। 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट लेने का ये कि मेरा अपना मानना है कि अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो वो सीधे सीधे आपका जो रीजनिंग है उस पर भी असर डालता है। आपकी रीजनिंग वाला जो कंसेप्ट हैं, जो आपके रीजनिंग की जो तैयारियां हैं वो बेहतर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट मैंने लिया है ये किसी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है जो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की तैयारी कराती है और ये मेमोरी बेस्ड मॉक पेपर है 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कमेंट बॉक्स में कि वीडियो थोड़ा क्विकली डलें और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। मेरे साथ समय की समस्या है जो मैंने अभी मैंने मैसेज बॉक्स में लिखा भी है किसी उत्तर में कि शाम को 7:30-8 बजे तक मेरा लौटना होता है ऑफिस से और उसके पश्चात ही फिर मैं आपके लिए वीडियो या क्लास तैयार कर पाता हूँ। तो प्लीज़ बियर विद मी। कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल इस क्लासेस के जरिए मैं आपको दूँ। ओके, सो चलिए लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए ट्रेन बी को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की गति किलोमीटर घंटा प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए यदि ट्रेन ए और बी की लंबाई का योग 600 मीटर है और दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो एक चीज तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है समझने की कि अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही होती है तो जो रिजल्टेंट जो नेट स्पीड होती है वो दोनों की स्पीड का टोटल होती है। टोटल ऑफ द स्पीड्स, ये जो नेट स्पीड किसी भी ट्रेन की होगी वो टोटल ऑफ द स्पीड्स होगी। ओके, अब ये सवाल बड़ा सरल है। 36 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 36 गुणा किलोमीटर में 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड एक घंटे में, चूंकि 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड तो 3600 सेकेंड। और ये हुई ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति निकालनी है तो चूंकि विपरीत दिशा में चल रही है तो ये दोनों गति जुड़ जाएंगी। तो ट्रेन बी की गति मैंने मान ली पी। तो ऑब्वियसली ये जो रिजल्टेंट गति है ये है कि दोनों की लंबाई, चूंकि जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लंबाई के टोटल को क्रॉस करेंगी। सो इट शैल बी इक्वल टू 600 मीटर कितनी देर में क्रॉस किया? 20 सेकेंड में। तो ये रिजल्टेंट स्पीड है। ओके, एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो ये हमारे पास आया यहां पर 10 प्लस पी इक्वल टू 30, अर्थात पी बराबर आया मेरे पास 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो गया 20, चूंकि इस बार हमको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम 3600 से ऊपर गुणा करेंगे और 1000 से नीचे। बड़ी सिंपल सी चीज ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मीटर प्रति सेकेंड लिखा हुआ है तो मैंने 3600 से ऊपर गुणा किया, 3600 से नीचे गुणा किया और ये मीटर प्रति सेकेंड एज सच लिखा हुआ है। 1000 से ऊपर गुणा किया, 1000 से नीचे गुणा किया। सिंपल, वेरी सिंपल। अब आप ये देखिए कि ये जो 1000 मीटर हैं तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। नीचे 3600 सेकेंड घंटा हो गया, आवर हो गया और ये 1000 ऐसे लिखा रहा जो यहां लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो इट इज इक्वल टू 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं। एक व्यवसाय में एक व्यक्ति ए है वो x रुपए का निवेश करता है। 4 महीने बाद एक दूसरा व्यक्ति बी है जो 2x रुपए के साथ उसके साथ जुड़ जाता है और ए भी उस समय अपने निवेश को दुगना कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 13,950 रुपए होता है तो ए का लाभ हिस्सा ज्ञात कीजिए। सरल सवाल है। ये दिनांक 1 जनवरी फॉर एग्जाम्पल 2022। 4 महीने बाद की दिनांक 1 मई 2022।
करेक्ट। अब ए ने यहां पे x रुपए डाले और इस जगह ए ने फिर से x रुपए डाले, क्योंकि ए ने 4 महीने बाद अपने निवेश को दोगुना कर दिया, और बी ने यहां पर 2x रुपए डाले। करेक्ट, सिंपल। अब ये जो x रुपए हैं ए के, ये 12 महीने तक रहे, तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 12x हुआ। ये वाले रुपए x जो है ए के, ये 8 महीने रहे, और ये वाले जो 2x रुपए हैं बी के, ये भी 8 महीने रहे, तो 8 दूनी 16x। ओके। और निश्चित रूप से ये जो कुल लाभ आया, ये आया 13,950 रुपए का। तो ये हुआ 12 और 8 20 36। सो 36x इज इक्वल टू 13,950। सो x इज इक्वल टू 13,950 बटे 36। अब 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18, ये 9 से कटेगा, 9 से नीचे भी कटेगा, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 0, और 9 चौक 36। हमको क्या निकालना है? ए का लाभ। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 12x और 8x, 20x ए का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं 20x निकाल लूंगा। सो 20x इज इक्वल टू 1550 बटे 4 गुणा 20। तो 4 पंजे 20, और ये हो गया 500, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75 और 2 77। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन था। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक व्यक्ति ने 20% और 10% प्रति वर्ष की दर से 2:3 के अनुपात में 2 योजनाओं में एक राशि का निवेश किया। अगर 2 साल बाद दोनों योजनाओं से व्यक्ति को रुपए 1208 का कुल ब्याज मिलता है, तो व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यह भी एक सरल सवाल है। योजना ए और योजना बी। ओके। अब जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया वो है 2:3, तो ये मैंने मान लिया इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, मैंने मान लिया 200p और 300p, जहां पर p जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव। ओके, या कह सकते हैं नेचुरल नंबर है। ओके। अब 200 300 क्यों लिया मैंने? इसलिए लिया कि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और कोई कारण नहीं है। अब 2 साल का 20% की दर पर हमको निकालना है पहली योजना में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन निकालने पर, मिश्रधन 2 साल बाद, 2 वर्ष का, ये हुआ 200p इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 20% घात 2, क्योंकि 2 साल के लिए। और यहाँ पर 300p इंटू 1 प्लस, यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये हुआ 200p, और 20/100 मतलब 1/5, 5 एकम 5 और 1 6/5, और घात 2, तो 6/5 गुणा 6/5। और यहाँ पर हुआ 300p 10 250, तो ये 1/10 हुआ, 10 एकम 10 और 1 11/10, तो इट इज 11/10 गुणा 11/10। तो मिश्रधन मेरे पास आया 5 पंजे 25, 25 छठे 200, तो 8 छंग 48, और 48 गुणा 6 होगा 6 अट्ठे 48, 6 24 4 28, 288p, 288p। और ये होगा 11 गुणा 11, ये 10 250, 100 से 2 0 कट गए, 11 गुणा 11 121, और 121 गुणा 3 ये हुआ 363। अब वो ये कह रहा है कि ब्याज में इतना रुपया मिला, लेकिन ये राशि जो आई है, ये वाली राशि जो आई है, ये मिश्रधन आई है। तो ब्याज हुआ मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दीजिए, तो 288p में से 200p माइनस किया तो 88p पहली योजना में ब्याज मिला, और यहां पर 63p ब्याज मिला। ओके, इसका मतलब यह है कि 88p प्लस 63p इट इज इक्वल टू 1208। सो 8 और 3 11, 9 और 6 15, 151p इक्वल टू 1208, p बराबर 1208 बटे 151, 15 अट्ठे 120, 1 अट्ठे 8, सो इट इज 8। क्या चाहिए था हमको? हमको चाहिए था व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि। तो निवेश की गई राशि है 500p, इन दोनों का सम 200p प्लस 3p। तो आंसर हुआ हमारा 500p
P इक्वल टू 500 गुणा 8 अर्थात 4000। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और एक वर्ग की भुजा का योग 72 मीटर है। यदि आयत का परिमाप 84 मीटर है, सो दिस इज आयत, और आयत की चौड़ाई 18 मीटर है और परिमाप 84 मीटर है। इसका मतलब ये है, ये अगर मैं मान लूं, ओके मानने की भी जरूरत नहीं है, ये भी 18 ये भी 18, तो 36 माइनस करता हूं 84 में से, क्योंकि परिमाप मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो लंबाई निकालते हैं हम इसकी, तो ये हुआ 84 माइनस 36/2। दो इसलिए कि 84 टोटल परिमाप, इसमें से 18 दूनी 36 ये निकाल दिया, तो इसका और इसका सम आ गया हमारे पास 84 माइनस 36, तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी हमको लंबाई मिलेगी। सो इट इज 2 चौक 8, 42 माइनस 18, करेक्ट। सो दिस इज 24। सो ये लंबाई आ गई हमारे पास 24। और एक वर्ग की, आयत की लंबाई और वर्ग की भुजा, तो ये हो गया हमारे पास वर्ग, इसकी भुजा हमने मान ली P, तो हमको दिया हुआ है P प्लस 24 इक्वल टू 72। सो P बराबर 72 माइनस 24, 24 दिया 72, 24 से कम 24, तो 24 दूनी 48, 48, 48 इज द आंसर, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन, भुजा की माप मीटर में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का अनुपात 4, 6, 3 है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि ए अकेला उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सो ए बी सी, तो कार्य पूरा करने में लगने वाले समय का अनुपात 4, 6, 3 है, तो हम ये मानते हैं कि 4p डेज में पूरा करता है, इतने दिन लग रहे हैं काम को पूरा करने में। ये 6p डेज में करता है, ये 3p डेज में करता है, जहां पर p एक पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। ओके, इसका मतलब एक दिन में, इन 1 डे, जो A काम करेगा वो 1/4p होगा, जो B काम करेगा वो 1/6p होगा काम का, और C एक दिन में 1/3p काम करेगा। तो एक दिन में तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में जो काम पूरा करेंगे वो होगा 1/4p प्लस 1/6p प्लस 1/3p। ऑब्वियसली 6 दूनी 12, 12 एलसीएम है इसका, तो 12p इज द एलसीएम, 4 दिया 12, सो 3, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, तो 4 और 6 और 3 9p/12p, 9/12p, सो इट इज 3/4p, ये एक दिन में। तो कार्य पूरा होगा 4p/3 दिनों में, लेकिन it is equal to 8. So 4p/3 equal to 8, तो 3 अट्ठे 24, 4 छंग 24, तो p बराबर 6। इसका मतलब a को 24 दिन लगेंगे, a को 24 दिन लगेंगे, तो 3/4, 24 का 3/4 हुआ, 4 छंग 24, 6 दिया 18, तो 3/4 ऑफ 24 इक्वल टू 18 डेज। सो आंसर इज E। नेक्स्ट, अब ये 5 सवाल जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि 10th क्लास तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक्स आपको नहीं समझा रहा हूं। यदि आपको लगता है फिर भी इस क्लास को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, कि आपको इसमें कुछ बेसिक्स की आवश्यकता है समझने के लिए, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन हैं और ये जो पेपर आपके सामने है ये क्लरिकल एग्जाम है 2020 का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये परीक्षा जो हम देने जा रहे हैं IBPS की अपेक्स बैंक वाली, इसमें एक ही परीक्षा होगी, नो प्रीलिम्स नो मेंस, इसमें एक ही परीक्षा होगी, चाहे आप उसको प्रीलिम्स पुकारें या उसको मेंस पुकारें। तो इसलिए अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। मेरा मानना ये है कि ये अगर आते हैं तो ये 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से बहुत मायने रखते हैं और सिलेक्शन के लिए। तो मेरी आपको सलाह ये है कि पेपर के एक ही होने की दशा में, मतलब आइदर प्रीलिम्स और मेंस, एक ही, जैसे भी आप उसको पुकारें, पेपर एक ही होगा, तो आपको इन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपको इसमें बेसिक समझना है, आप मुझे निश्चित रूप से
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बेसिक समझा दूंगा। तो मैं इसमें आपको बीच बीच में, लेकिन फिर भी मैं कुछ शॉर्टकट आपको समझाता रहूंगा। तो इसमें जो मुझे सबसे आसान सवाल दिख रहा है, पहले मैं वो लेता हूं। तो सबसे आसान सवाल मुझे ये दिख रहा है, तो मैं इसमें 37वां क्वेश्चन पहले उठाता हूं, फिर बाद में 36वां लूंगा। देखिए इसमें यहाँ भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। वेरी सिंपल। हम वैसे तो ये मतलब आंसर सामने लिखा हुआ है, मैं अभी आपको समझा देता हूं कि अगर हम बात करें पहली इक्वेशन की, तो चूंकि ये 11 और 10 21 और 11 था 110, तो आंसर है इसका x बराबर -11 और x बराबर -10। यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 17y प्लस 72, तो 9 और 8 17, 9 8 72, और y बराबर -9 और y बराबर -8। लेकिन अगर इसको आपको करना ही पड़े, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना करना पड़े, इसलिए जरूरी है कि आपको 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो प्लस के साथ x का जो कॉफिशिएंट है ये, और इस केस में जो y का कॉफिशिएंट है, इसके दो ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका सम ये आए, ये साइन के साथ, और मल्टीप्लीकेशन ये आए। तो मैंने आपके सामने कर दिया 11 और 10 21 ऑब्वियसली, और 11 धाई 110, और यहाँ पर 9 और 8 17 प्लस में, और 9 8 72। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे 11 और 10 21 किया, तो इसके जो फैक्टर हुए वो हुए x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर -11, x बराबर -10, यही लिखा है मैंने। और यहां जो फैक्टर हुए ये हुए y प्लस 9 और y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। तो चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो y प्लस 9 बराबर 0, एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख रहा हूं आपको। तो y बराबर -9, सिमिलरली y बराबर -8। वेरी सिंपल। अब जब आपको ये वैल्यूज मिल जाएं, तो आप इनको नंबर लाइन पे लीजिए। अब नंबर लाइन पर सबसे ये हो गया -8 यानी y की वैल्यू, ये हो गया -9 y की वैल्यू, ये हो गया -10 x की वैल्यू, ये हो गया -11 x की वैल्यू। तो y हर हालत में x से बड़ा है। राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होती है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू की तुलना में बड़ी होती है। तो y की वैल्यू हर हालत में बड़ी है, तो आंसर है इसका मतलब x छोटा है। आप ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में है y के रेफरेंस में, अर्थात x की वैल्यू छोटी है, बराबर भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर इस 37वें क्वेश्चन में। 37वें क्वेश्चन में। ओके, चलिए अभी 4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर मेरे ख्याल से आपको और क्लैरिटी होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया, मैं इस बार 38th क्वेश्चन लेता हूं। ये 36वां और 40वां बाद में लूंगा, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं। तो 38वें क्वेश्चन में एक्स, ये तो सरल सवाल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो एक्स इज इमीडिएटली +-2, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसकी बात करते हैं, वाई स्क्वायर -6y + 8। अब इसको देखिए, समझिए इस चीज को कि इट इज 4 और 2 6, है ना, और यहां 4 दूनी 8, लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है ये वाला। यानी इस वाले इक्वेशन को मैं फैक्टराइज ऐसे करूंगा, वाई स्क्वायर -4y, मतलब आपके समझाने के लिए, अगर ये आपको टेक्निक आ गई है तब तो आप इसको इमीडिएटली लिख सकते हैं कि इसके क्या आंसर होंगे। इसको याद रखिए, मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इस जगह शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके सामने इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है, az² - bz + c = 0, यहाँ पर z की जगह y है और कोई फर्क नहीं है। तो इस दशा में जो दोनों रूट्स होंगे, जो दोनों वैल्यूज होंगी रूट्स की, मूल की, both roots shall be positive। इसको जरूर ध्यान रखिए। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रहेंगी तो आप इसको इमीडिएटली कर पाएंगे। जैसे यहां पर था, इस जगह अगर हम बात करें तो यहां पर ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था। जब आपके सामने इस तरह की इक्वेशन हो, ax² + bx + c = 0, मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आपको हर हालत में बोथ रूट्स शैल बी नेगेटिव, दोनों ऋणात्मक होंगे। जैसे ये दोनों ऋणात्मक थे, ये दोनों ऋणात्मक थे। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। इस इक्वेशन में ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में चूंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव है और कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ये वाला, ये पॉजिटिव है, तो यहां पर दोनों रूट जो हैं वो धनात्मक होंगे या पॉजिटिव होंगे। ओके, अब मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। तो -4y - 2y + 8 = 0। अगर आप इतना एग्जाम में करेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा समय लगने वाला है। ओके, लेकिन
just explaining you the basics, तो it is equal to obviously y into y minus 4 and minus 2 कॉमन निकाला, y minus 4 equal to 0, पूरे में से y minus 4 कॉमन और इधर से फिर y minus 2 बचा, ये y minus 2 बराबर 0, तो y बराबर 2 और y बराबर 4 दोनों पॉजिटिव आ गए। ओके, अब सवाल है कि ये सब हमको नहीं करना है क्योंकि इतना समय नहीं है एग्जाम में। तो जब एक तो चीज ये हो गई कि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो दोनों रूट जो है हर हालत में नेगेटिव होंगे। अब मुझको ये मालूम है कि ये 4 और 2 6, 4 दूनी 8, तो आप इमीडिएटली y बराबर 2 और 4 लिख दीजिए। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक चीज याद रखनी है वो ये है कि वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, बीच में ये जो y है इसका कॉफिशिएंट नेगेटिव है, कांस्टेंट पॉजिटिव है, रूट शैल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ओनली। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई, अब आई x बराबर 2, x बराबर -2 और y की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 4। अर्थात y की वैल्यू या x की वैल्यू, में सारा कंपैरिजन x से है, तो x की वैल्यू या तो y के बराबर है या y से छोटी है। यहां पर बराबर है या y से छोटी है। सो आंसर इज दिस, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने 37वां और 38वां क्वेश्चन कर लिया है और अब हम 39वां क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है लेकिन वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है। तो ये तो बहुत सरल है। अब देखिए इसमें, अच्छा हाँ, इसमें एक नई परिपाटी ये आई है कि x का कॉफिशिएंट प्लस है, y का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है। मैं इसको लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। x का जो कॉफिशिएंट मतलब गुणक, जो कॉफिशिएंट है वो प्लस है और कांस्टेंट माइनस है। हमेशा याद रखिए जब भी आप ये प्लस माइनस कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हर हालत में प्लस होना चाहिए, ये लाने से पहले। तो अगर आपके सामने एक इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सॉरी, वाई -7, तो आप इस पूरे को माइनस से गुणा कर लीजिए क्योंकि आपने इसको प्लस बनाना होगा। तो इट इज वाई स्क्वायर -3y + 7। अब इसमें आप परीक्षण करेंगे कि रूट्स क्या होंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें चाहे वो x में हो y में हो, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है इट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। सिंपल। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पे। तो अब यहां पर ध्यान रखिए कि जब x का कॉफिशिएंट प्लस है और कांस्टेंट माइनस है, यहां पर एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। इसका बहुत सिंपल कारण ये है कि यहां पर ये जो है ना हमारे पास, ये एक्चुअली ये जो कांस्टेंट है, ये दोनों जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट है बशर्ते एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो -22 जो है वो दोनों प्रोडक्ट का दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है या गुणा है। अब ये माइनस में है, इसका मतलब ये है कि दोनों रूट्स में से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। सिंपल सा कारण उसका ये है। अब यहां पर बात करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहां पर 11 दूनी 22 और 11 में से 2 गया 9। सिंपल। इस जगह अब ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो कॉफिशिएंट है ये प्लस है, ये वाला प्लस है, कॉफिशिएंट ये वाला, ये प्लस है ना। तो इस केस में जो x का कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ये इसको नोट कीजिए। x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा रूट या बड़ा मूल नेगेटिव होगा, छोटा मूल या छोटा रूट स्मॉल रूट वो पॉजिटिव होगा। अर्थात यहां पर हमारे पास जो टुकड़े हो रहे थे इसकी 11 और 2, 11 में से 2 गया 9, 11 दूनी 22। इसका मतलब रूट हुए -11 और 9, 2 रूट हुए हमारे पास यहां पर। सिंपल। ओके, अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आपको इसके बेसिक समझने, आप मुझे निश्चित रूप से लिख सकते हैं। मैं आपको एक क्लास सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक्स की ले लूंगा जो कि 15-20 मिनट की क्लास होगी। अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन दी गई हो, यानी इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो है az² प्लस bz प्लस c बराबर 0, जहां पर z की जगह यहां पर y लिखा हुआ है। बट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 6। जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ हो, ऑलवेज रिमेंबर z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। तो अब इसको निकाल लेते हैं। यहां पर z की जगह y है, सो y इज इक्वल टू -b अर्थात 7 प्लस माइनस b², 7 सत्ते 49 -4ac, 4 दूनी 8 छंग 48
अपॉन 2a, a इज 2, 7 दूनी 7, 2a 7 2 दूनी 4, सो इट इज 7 प्लस माइनस 49 में से 48 गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4, अर्थात ये हो गया 7 और 1 8/4 और 7 में से 1 गया 6/4। तो जो रूट्स हुए वो हुए 2 और 3/2। तो अब नंबर लाइन पर देख लेते हैं। y बराबर 9, नहीं ये वैल्यू किसकी है, x की है, तो x बराबर 9 और x बराबर -11, y बराबर 2 और y बराबर 3/2। करेक्ट। तो x इज ग्रेटर देन y, नो, x लेस देन भी है, ये रहा। x इज लेस देन y, नो, उल्टा भी है, x इज ग्रेटर देन y, 9 बड़ा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सो ये इज द आंसर, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ई ऑप्शन है यहां पर 39वें क्वेश्चन में। हम इसको ये भी ध्यान रखिए कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। मैं इसका एक तरीका और सिंपल सा, इस फॉर्मूले के अलावा, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आता है तो इसको हम कैसे करेंगे, 2y² - 7y + 6 को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, जस्ट ए मिनट। यहां पर जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप 2 को इसको गुणा कीजिए, 2 × 12। अब -7 के 2 टुकड़े हम इस तरह के करेंगे, आई मीन -4 और -3, कि उनका जो गुणा है ऑब्वियसली 12 होगा। तो -7 को मैं -4 -3 लिखूंगा और -4 गुणा -3 इज इक्वल टू 12। ओके, अर्थात ये इक्वेशन हो गई 2y² - 4y - 3y + 6 इक्वल टू 0। इसमें से हम 2y कॉमन निकालेंगे, सो इट इज y -2, और यहां से हम 3 कॉमन निकालेंगे माइनस में, सो इट इज y -2, सो इट इज 2y - 3 और y -2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू 2, जो हमको पीछे मिला ये। ठीक, तो ये भी एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, लेकिन ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड में, 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। और अब हमारे 37वां क्वेश्चन हो गया, 38वां हो गया, 39वां हो गया, और अब लेते हैं हम 36वां क्वेश्चन। पहले इसको लेते हैं, चाहे फॉर्मूले से कर लें या इस तरह से कर लें, ये वाला तरीका जो मैंने बताया, और फॉर्मूला ये है ये। तो 2x² - 3x + 1 यानी कि 2 = 2, इसको मैंने इससे गुणा कर दिया, एंड 3 इज -2 + 1, सो इट इज 2x² - 2x - x + 1 इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन निकला यहां से, सो इट इज x -1, और यहां से -1 कॉमन निकला, सो इट इज x -1, सो इट इज 2x - 1 इंटू x -1 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू हाफ या x इक्वल टू 1। सिंपल। ऑब्वियसली सिर्फ यहां पर x का कॉफिशिएंट नेगेटिव था, तो दोनों रूट्स को पॉजिटिव होना ही होना था। अब यहां देखते हैं, यहां भी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, 2 × 6 और 3 और 2 5, तो यहां पर इसको मैं लिखूंगा 2y² - 2y - 3y + 3 इक्वल टू 0। यहां से 2y कॉमन निकला, सो इट इज y -1, और यहां से -3 कॉमन निकला, सो इट इज y -1, सो इट इज 2y - 3 इंटू y -1 इक्वल टू 0, अर्थात y इक्वल टू 3/2 और 1। नंबर लाइन पर ले लेते हैं, x बराबर हाफ और x बराबर 1, y बराबर 3/2 और y बराबर 1। तो x की वैल्यू या तो y के बराबर है या y से छोटी है, तो दिस इज द आंसर, डी। सिंपल। अब हमारा आखिरी सवाल बचा, और ये है 40th क्वेश्चन। सो 40 लेते हैं, 6 × 1 दैट इज 6, और 5 को फिर से 3 और 2 5, यहां पर चूंकि सब पॉजिटिव हैं सारी वैल्यूज, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे यहां पर। तो ये हुआ 6x² + 3x + 2x + 1 इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन निकला, सो इट इज 2x + 1 इक्वल टू 0। यहां से 1 कॉमन निकला, 2x + 1 इक्वल टू 0, so it is 3x + 1 equal to 3x + 1 into 2x + 1 equal to 0।
मीन्स x इक्वल टू -1/3 और -1/2। और अब इसको देखते हैं, 15 दूनी 30, ओके, और 6 पंजे 30, 6 और 5 11, और 6 पंजे 30, 15 दूनी 30 को 6 पंजे 30 किया, तो हमने लिखा इसको 15y² प्लस 6y प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से 3y कॉमन निकला, 5y प्लस 2, यहां से एक कॉमन निकला, 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इट इज 3y प्लस 1 इंटू 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो y बराबर -1/3 और y बराबर -2/5। अब इसको नंबर लाइन पर ले लेते हैं। सो x इज इक्वल टू -1/3, सो x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -1/3 एंड y इज इक्वल टू -2/5 मीन्स 0.4, ओके, माइनस में, करेक्ट, एंड इट इज 0.5, तो 0.4 यहां पड़ेगा लगभग इस जगह, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं y इक्वल टू -2/5। अब ऑब्वियसली देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y इन पांचों में से, है ना, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है, x और y में ये रिलेशन भी है कि x छोटा भी है y से, और x और y बराबर भी है, और x y से ग्रेटर भी है। ग्रेटर यहाँ पर y जब यहाँ पर है तो ये वाला x इससे बड़ा भी है। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। ऑप्शन ई इज द आंसर, ओके। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% कम हो जाती है और फिर दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि 2 वर्ष पहले ये 15,000 थी। बहुत सरल सवाल है। माना जनसंख्या 100 थी, तो पहले वर्ष में 10% कम हो गई, यानी कि 90% हो गई। तो 100 का 90% मतलब 90, इसीलिए मैंने 100 लिया, ठीक है ना। और 20% बढ़ गई तो 9 दूनी 18, 90 का 20% 18, तो 18 बढ़ गई अर्थात 108 हो गई, करेक्ट। तो ये 15,000 का 108% हो गई 2 साल बाद। 2 वर्ष बाद 15,000 का 108% हो गई। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो हमको 150 गुणा 108 की वैल्यू निकालनी है, ओके। सो इट इज 108 गुणा 150, 0 एस एच, 15 8 120, 12 हासिल, यहाँ 12 आया, 15 एकम 15 और एक 16, तो 16,200। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। और अगर आप सीधे भी करना चाहें इसको तो 15,000 में से 15,000 का आप चूंकि 10% कम हो गई तो 90% निकाल लें। ऐसे भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 15 नम्मा 135, 13,500, है ना। और फिर 20% बढ़ गई तो 13,500 का 20% चूंकि बढ़ गई तो 120% निकालना है आपको। तो ये हो गया, तो 135 गुणा 120, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 तिया 36 और 6 42, 12 एकम 12 और 4 16। ऐसे भी कर सकते हैं। लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर एक दुकानदार एक शर्ट का मूल्य निर्धारित करता है और उस पर क्रमशः 11 सही 1/9% और 10% की क्रमशः छूट देता है। क्रमिक छूटें। यदि अर्जित लाभ और दी गई छूट के बीच का अंतर 200 रुपए है तो शर्ट का अंकित मूल्य या मार्क प्राइस ज्ञात करें। ये भी सरल सवाल है। देखिए, ये माना हमने कि CP इक्वल टू 100P, करेक्ट। तो चूंकि 50% अधिक मूल्य को अंकित मूल्य बनाया गया है, सो मार्क प्राइस इक्वल टू 150P। सिंपल। अब इस 150P पर पहली छूट ये है और दूसरी छूट ये है। तो 150P पर पहली छूट निकालने के लिए मैं इस छूट को एक में से माइनस कर दूंगा तो नेट रेट आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 10% माना छूट दी हुई हो 120 रुपए पर, तो 120 का आप 90% निकाल दीजिए तो 108 रुपए आ जाएगा, है ना। तो मैंने इसको 1 माइनस 11 सही 1/9% से गुणा कर दिया, तो पहली छूट के बाद रेट आ गया। और अब इस पर दूसरी छूट देनी है तो ये हो गया, ओके। यहाँ ये जो परसेंटेज साइन है इसको आप ये ना लिख के आप 1/100 भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज मतलब 1/100, ठीक है ना। ये आया हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये हुआ 150P
और 11 9 99 और एक 100, 100/9, 100 से 100 कटा तो 1/9, एक में से 1/9 गया, 8/9। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो दोबारा बोलता हूँ, मुझे निकालना है 11 सही 1/9 इंटू 1/100। तो 9 11 9 99 और एक 100, 100/9 गुणा 1/100 बराबर 1/9। लेकिन मैं इसको एक में से माइनस कर रहा हूँ, इसलिए 1 माइनस 1/9 इक्वल टू 8/9। और ये 1/10 हो गया, 10/100, तो ये हो गया 10 कम 10 में से 9/10, 9। तो 9 से 9 कटा तो ये हुआ 150 गुणा 8/10, 15 8 120, 150 पी। 120 पी जो है वो सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब हुआ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 120 पी माइनस 100 पी इक्वल टू 20 पी। तो ऑब्वियसली जो डिस्काउंट हुई, जो कुल मिला के जो डिस्काउंट दी गई वो 30 पी दी गई, क्योंकि 150 पी जो था वो मार्क प्राइस था और बिकी 120 पी में, और 30 पी हुआ डिस्काउंट। अब वो ये कह रहा है कि अर्जित लाभ और डिस्काउंट के बीच का अंतर 200 है, अर्थात 30 पी माइनस 20 पी इक्वल टू 200, अर्थात 10 पी इक्वल टू 200। सो क्या निकालना है? शर्ट का अंकित मूल्य। तो या तो सीधे 15 से गुणा करना है, 150 पी निकालना है, अदरवाइज पी इक्वल टू 20 और मार्क प्राइस 150 है, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 150 पी इक्वल टू 150 इंटू 20, अर्थात 3000 रुपये। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नाव की नदी की धारा के अनुकूल जाती हुई गति उसकी नदी की धारा के प्रतिकूल गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है और स्थिर पानी में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात 19:5 है। नाव द्वारा नदी के अनुकूल 42 किलोमीटर की एवं नदी के प्रतिकूल 31.5 किलोमीटर यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट समझाता हूँ। आमतौर से स्टूडेंट्स को नाव और नदी वाले सवाल थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन इसको इस तरह से समझिए कि शांत नदी में नाव की गति हमने माना p किलोमीटर पर आवर, ठीक, और नदी की गति हमने माना q किलोमीटर पर आवर। तो नदी के अनुकूल नाव की गति ऑब्वियसली p प्लस q किलोमीटर पर आवर तो रहेगा ही रहेगा, और नदी के प्रतिकूल दिशा में नाव की गति p माइनस q किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड जो भी हो। ओके, सिंपल। अब यहां पर दिया गया है कि ये इन दोनों में p प्लस क्यू और p माइनस क्यू में 5 का अंतर है, अर्थात p प्लस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस 5। ये बताया ना, मीन्स 2q इक्वल टू 5, q इक्वल टू 2.5। सिंपल। और दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है कि p और q का अनुपात 19:5 है। सो p अपॉन q इक्वल टू 19/5 मीन्स p इक्वल टू 19/5 गुणा 2.5 मीन्स 19/2, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 9.5। करेक्ट। सो p प्लस क्यू बराबर 9 2 11 और 1 12 किलोमीटर पर आवर, अर्थात नदी के अनुकूल नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर। नदी की प्रतिकूल दिशा में नाव की गति p माइनस क्यू, 9 में से 2 गया 7 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। अब क्वेश्चन लगभग कंप्लीट है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो 42 किलोमीटर और मतलब अनुकूल दिशा में 42 किलोमीटर और प्रतिकूल दिशा में 31.5 किलोमीटर जाने में कुल समय कितना लगेगा ये बताना है। तो हमको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति बराबर दूरी बटे समय, मीन्स समय या टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हुआ हमारे लिए अनुकूल 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गई, और चूंकि अनुकूल है तो अनुकूल की स्पीड कितनी है 12 प्लस प्रतिकूल कितना 31.5 और स्पीड कितनी है 7। तो ये निकालना है हमको। तो 12 तिया 36, 6 बचा तो 3.5 प्लस 7 चौक 28 और 3 बचा 7 पंजे 35, सो 4.5। सो आंसर इज 8 आवर्स। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंटेनर में दो तरल हैं पी क्यू, और इनका जो मिश्रण है वो 5 और 3 का अनुपात। तो अगर हम इस मिश्रण का से 16 लीटर निकाल लेते हैं और तरल क्यू से बदल देते हैं, तो तरल पी का तरल क्यू से नया अनुपात 1:1 हो जाता है। तो कंटेनर में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? अब ये एक सरल सवाल है। ये देखिए, ये पी तरल और ये क्यू, और इनका जो अनुपात है 5:3 है। तो मैंने माना कि पी की जो मात्रा थी वो 5A थी और क्यू की जो मात्रा थी वो 3A थी। लीटर लीटर है ना। और टोटल जो था, यानी जो मिश्रण था टोटल, वो 8A था ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब इसमें से 16 लीटर निकाल लिया गया, तो 16 लीटर इसमें से माइनस कर दिया। जब 16 लीटर माइनस किया तो पी का कितना पार्ट माइनस हुआ? चूंकि ये 5:3 के अनुपात में है, तो ये हुआ 16 गुणा 5/8 और ये हुआ 16 गुणा 3/8। करेक्ट। अर्थात ये हुआ 8 दूनी 16, 10 लीटर, और ये 2 तिया 6 लीटर, और इस प्रकार कुल मिलाकर 16 लीटर। करेक्ट, सिंपल। अब आपने इसमें 16 लीटर तरल क्यू डाल दिया। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पी जो है वो वाटर है और क्यू जो है वो मिल्क है। तो आपने यहां पर 16 लीटर यानी 16 लीटर लिक्विड निकाला, मिश्रण निकाला, और इसमें 16 लीटर आपने मिल्क डाल दिया। तो ये आपने 16 लीटर ऐड कर दिया, पानी कोई ऐड नहीं हुआ, ये 16 लीटर ऐड हो गया। तो जो रिजल्टेंट अब हमारे पास है वो है 5A माइनस 10। ये तो है तरल P, और ये है 3A माइनस 6 प्लस 16। करेक्ट, ये वाला 16। लेकिन इन दोनों का रेशियो जो है वो 1:1 है। अर्थात 5A माइनस 10 अपॉन 3A प्लस 10 इक्वल टू 1/1 मीन्स 5A माइनस 10 इक्वल टू 3A प्लस 10, अर्थात 2A इक्वल टू 20 मीन्स A इक्वल टू 10। सिंपल। और मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है 8A, सो 8A बराबर 80 लीटर। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। तो ये ए है, ये बी है। तो चूंकि अनुपात 8:5 है, तो इसकी जो आयु है वर्तमान वो हो गई 8P और ये हो गई 5P। बी की आयु है, P इज ए पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। ओके, और बी और सी की आयु का औसत 35 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सी की अगर एज, वर्तमान एज माना Q है, इसका मतलब ये है कि 5P प्लस Q अपॉन 2, ये एवरेज हुआ इन दोनों का, बी और सी का, इट इज इक्वल टू 35। इसका मतलब 5P इक्वल टू 5P प्लस Q इक्वल टू 70। सो Q इज इक्वल टू 70 माइनस 5P। तो इट इज 70 माइनस 5P। सिंपल। यदि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 55 वर्ष था, तो ये था 8P माइनस 5 और ये था 5P माइनस 5। इन दोनों का योग हुआ 8 और 5 13P माइनस 10, बट इट इज इक्वल टू 55। ठीक। सो 13P इक्वल टू 65। सो ए इक्वल टू 13 पंजे 65, 5। अच्छा, ये ए नहीं है, ये पी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने ए लिख दिया है, बट इट इज 13P माइनस 10 इक्वल टू 55 मीन 13P इक्वल टू 65, सो P इज इक्वल टू 5। तो ये P है। ओके, ये गलती से ए लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि वर्तमान आयु ए की हुई 8 पंजे 40, ये हुई 25 और 5 पंजे 25 और 70 में से 25 गया 45। सो सी की वैल्यू हुई, सी की एज हुई 45। तो ए और सी की वर्तमान आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सो ए इज 40 और सी इज 45, दोनों का अंतर हुआ 5। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया लाइन ग्राफ दिसंबर 19 में 6 अर्थात ए बी सी डी ई एफ लोगों द्वारा साझा किए गए पोस्ट यानी कि फोटो और वीडियो की कुल संख्या को दर्शाता है। डेटा को ध्यान से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। इसमें हमको 5 सवाल करने हैं। तो 46वां सवाल लेते हैं। सी द्वारा साझा की गई कुल पोस्ट। तो सी द्वारा साझा की गई कुल पोस्ट सी। अब आप ये देखिए कि ये इसके 5 प्रत्येक 2 डिजिट्स के बीच में 5 लाइनें अर्थात एक लाइन जो है 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाला जो लाइन हुई, यानी अगर हम सी की बात करें तो ये हुआ 32। डी द्वारा तो डी हुआ 40। तो 40 में 8 कम हुआ है ना, तो 40 में 8 कम मतलब 8 पंजे 40, 20% आंसर है इसका, लेकिन मैं कर देता हूं। 40 में कितना 8 गुणा 100 और परसेंट का साइन, तो 8 पंजे 40, 20%, तो 20% कम है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। 46 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं। जनवरी 2020 में, अच्छे ध्यान रखिए कि ये जो मैप है 2019 का है, ये जरूर ध्यान रखिए। ये जो मैप है दिसंबर 2019 का है। ओके, अब बात हो रही है जनवरी 2020 की, यानी अगले महीने की। जनवरी 2020 में बी और एफ द्वारा, बी इज दिस, सो दिस इज 28 एंड एफ इज 38। ठीक है। कुल पोस्ट पिछले महीने की तुलना में क्रमशः 12 और 15 अधिक है। अर्थात जनवरी में बी का 28 और 15 नहीं 12, क्रमशः 12, बी में 12, 28 और 12 40 और एफ जो है वो 38 प्लस 15, ये हैं जनवरी के। सो इट इज 8 और 5 13, 4 और 1 5। ठीक है ना। कुल पोस्ट तो ये हो गया 3 5 4 9, 93 इज द आंसर। सी, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट। ए सी और एफ द्वारा साझा की गई पोस्ट की औसत संख्या। सो ए इज 50, सी इज दिस मच मीन्स 32, एफ इज 38। ओके, तो एवरेज निकालना है इन तीनों का। तो 50 प्लस 32 प्लस 38 बटे 3, तो 70 और 50 120 बटे 3 अर्थात 40। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके। नेक्स्ट। ई द्वारा साझा की गई कुल तस्वीरें। तो 40 और 4 44, उनके द्वारा साझा किए गए कुल वीडियो से, अच्छा ये जो है ये 44 जो है कुल वीडियो प्लस, एक्चुअली वीडियो प्लस फोटोज, ये हैं 44, है ना। और जो फोटोज हैं वो वीडियो से 4 अधिक हैं। करेक्ट। तो अगर वीडियोस P हैं तो फोटोज P प्लस 4 हैं, ऐसे समझ लें आप। सिंपल। एंड इट इज इक्वल टू 44। सो 2P इक्वल टू 40 से P बराबर 20, अर्थात वीडियो हैं 20 और फोटोज हैं 24। करेक्ट। तो फोटोज हैं, सॉरी वीडियो हैं 20। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके। नेक्स्ट। यदि बी द्वारा साझा की गई कुल फोटो का कुल वीडियो से अनुपात 5:9 है तो बी 28। सो 28 बराबर फोटोज प्लस वीडियोस। ओके। और फोटो और वीडियो का अनुपात 5:9 है। करेक्ट। अब फोटो प्लस वीडियोस 28 है, तो एक काम करते हैं कि इसमें 2 से ऊपर गुणा करते हैं, 2 से नीचे गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। सिंपल। इसका मतलब फोटोज हो गए 10 और वीडियोस हो गए 18। सिंपल। तभी तो 5 और 9 का रेशियो बना और टोटल 28 हो गया ये वाला। तो बी द्वारा साझा की गई कुल फोटो, तो फोटो 10 आंसर है इसका। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक।
नेक्स्ट, अब ये जो 15 सवाल हैं ये इस तरह के हैं, ये बहुत सरल सवाल हैं, तो ज़्यादातर बोर्ड मास पे से संबंधित हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो माना P आएगा। तो हमारे पास बोर्ड मास में मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि इट इज़ ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली डिवीजन पहले है, सो इट इज, मैंने इसको P मान लिया, सो इट इज P अपॉन 5/7 ये गुणा 14 प्लस 112 बराबर 420। सो इट इज P अपॉन 35 इंटू 14 इक्वल टू 420 माइनस 112 मीन्स 308, और ये 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 2P अपॉन 5 इक्वल टू 308, करेक्ट। सो P इज इक्वल टू 308 इंटू 5 अपॉन 2। सो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने। सो 4 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 5 दूनी 10, तो 770 इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, इसको मैंने P माना, तो P की पावर हुई, अब चूंकि पहले डिवीजन होता है बोर्ड मास में सबसे पहले, सो इट इज 4 गुणा 16/32, ये एक तरफ हो गया चूंकि गुणा लगा हुआ है, तो हम पहले गुणा को लेंगे डिवीजन के बाद, +1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 360। सो ये हुआ P 16 दूनी 32, तो 1/2, 2 दूनी 4, 2 और 1 3, P क्यूब इज इक्वल टू 360 माइनस 144। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 2, सो P बराबर 216 की घात 1/3 अर्थात 6। सो 6 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, 50% ऑफ 128 प्लस √16, ऑब्वियसली पावर है तो पहले सॉल्व की जाएगी, 4 4/2, √16 4 होता है, गुणा 4 बराबर P + 10। इसको मैंने क्वेश्चन मार्क को P माना। सो 50/100 1/2 और 128/2 मतलब 64 और 4 चौक 16/2 8 इक्वल टू P + 10। सो P इज 64 और 72, 72 माइनस 10 इक्वल टू 62। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, 1331 का क्यूब रूट, ये मैंने आपको पहले भी मेरे ख्याल से शायद पिछली क्लास में जो मैंने पिछला मॉक टेस्ट लिया था उसी में कराया था, या शायद इसी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सो 1331 का क्यूब रूट इक्वल टू 11। ध्यान रखिए इस चीज को, क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 और फिर 11 का क्यूब इक्वल टू 121 गुणा 11, 11 एकम 11, एक हासिल 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13। ओके, सो इट इज 11/11 और √81 इज 9, 9 81 प्लस P इक्वल टू 27। सो P इज इक्वल टू 27, 11/11 1 और 9 10, तो 27 माइनस 10 इक्वल टू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर जरूर याद रखिए, 25 तक मैंने आपको पिछली क्लास में भी सलाह दी थी। तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 179, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू P स्क्वायर। सो P स्क्वायर इक्वल टू 6 और 9 15 और 5 20, 2 और 2 4 और 7 11 और 9 20, 2 और 2 4, सो P इक्वल टू 20। 20 का स्क्वायर होता है 400। नेक्स्ट, 28.5 इंटू 34 प्लस 2320 डिवाइडेड बाई 8, सो इट इज 28.5 इंटू 34 एज सच प्लस 2320/8 इक्वल टू 36 स्क्वायर माइनस P। सो 28.5, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि 28.5 इक्वल टू 28 सही 1/2, तो 28 दूनी 56 और 1 57/2, तो ये हुआ 57/2 गुणा 34, और ये हुआ 8 दूनी 16, 7 8 9 72 0 इक्वल टू 36 स्क्वायर। तो अभी इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है इसका। तो 2 17, तो 2 से 34 17 बार गया, तो 57 गुणा 17 निकालना है हमने, 17 7 119, 11 हासिल, 17 5 85 और 11 96, 969
प्लस 290 इक्वल टू 36 स्क्वायर माइनस पी। सो पी इज इक्वल टू 36 स्क्वायर माइनस 9, 6 और 9 15, 10 और 2 12। तो लेट अस वर्क आउट 36 स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 36 गुणा 6 216, 21 हासिल, और 36 या 108, 108 और 21 129। सो इट इज 1296 माइनस 1259। 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 5 गया 3। सो P इज इक्वल टू 37। ऑप्शन ई इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो इट इज 47 इंटू 27 प्लस 15,600 बटे 8, क्योंकि डी पहले होगा, डिवीजन का डी, प्लस 181 इक्वल टू पी। तो 47 गुणा 27 निकाल लेते हैं। तो 47 गुणा 27, 7 सत्ते 49, 4 हाथ से 728 और 4 32 और 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 1 9। तो 9 4 2 6, 9 और 3 12। सो इट इज 1269 प्लस 8 एकम 8, 7 बचा 76, 8 9 72, 4 बचा 8 पंजे 40, 0 प्लस 181 इक्वल टू पी। सो पी इज इक्वल टू 9 और 1 10, 7 और 5 12 और 8 20, 2 3 और 9 12 और 2 14, 2 और 1 3। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, सो इट इज 112.5 गुणा 5 प्लस 4500 बटे 6, डिवीजन पहले होगा, माइनस 175 गुणा 7 इक्वल टू पी। सो 112.5 इक्वल टू 112 सही 1/2, अर्थात 224 और 1 225/2। सो इट इज 225/2 गुणा 5 प्लस 6 सत्ते 42, 3 6 पंजे 30, 0 और 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12। इट इज इक्वल टू पी। सो पी इज इक्वल टू 225 गुणा 5। सो इट इज 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 11 अपॉन 2 माइनस 5 में से 5 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 7 गया 4। ओके, सो अल्टीमेटली दिस इज 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0.5 माइनस 475। सो इट इज 0.5 एस सच। 12 में से 5 गया 7, 15 में से 7 गया 8। तो अब मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 87.5 आ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 87.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 80% गुणा पी, इसको मैंने पी माना, इक्वल टू 250 गुणा 44 प्लस 40/100 गुणा 8500, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब 250 गुणा 44 हुआ, 25 चौक 100, 1 0 तो ये ऑलरेडी है, 25 चौक 100, 10 हासिल, 25 चौक 100 और 10 110, प्लस इन 2 0 से 2 0 कट गए, तो 40 गुणा 85 निकालना है हमने। तो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34। इट इज इक्वल टू 4/5 पी। करेक्ट, ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100। सो 4/5 पी इक्वल टू 11 और 3 14, ऐसे लिख सकते हैं। इसको 144 गुणा 100 लिख सकते हैं। अब 144 का स्क्वायर रूट 12 और 100 का 10, सो इट इज 120। सो P बराबर 120 गुणा 5/4। सो इट इज 30 गुणा 5, बिकॉज 30 बार कटा तो 150। 150 इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। P गुणा 40/24 गुणा 27 बराबर 594/115 गुणा 2300/264। ये क्वेश्चन है? अब ये हुआ, ये तो सबसे पहले 3 से कटा, तो 3 अट्ठे 24, 3 नम 27। तो P गुणा 40 गुणा 9/23
8 इक्वल टू 9 और 5 14 4 18, ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, और 6 और 2 8 और 4 12, ये 3 से कटेगा तो 3 से काट लेते हैं। सो इट इज 3 एकम 3 29 बचता, 3 नम 27, 3 अट्ठे 24। अब 115 दूनी 230, तो ये हुआ 20, और ये हुआ 3 से काटना है हमने, चूंकि 3 से इसको काट लिया 594 को। सो इट इज 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, करेक्ट। सो दिस इज 8 पंजे 40, 5 नम 45 पी इक्वल टू, ये 11 से कटा, 11 अट्ठे 88, और ये भी 11 से कटा, 11 एकम 11, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, ओके। और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 ये 2 है, 4 दूनी 8, और ये 2 नम 18, और ये 9 पंजे 45। सो P इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये सवाल कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये ज़रूर थोड़ा सा देखना चाहिए, आपको क्विकली आना भी चाहिए, क्योंकि आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं है मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए। आपको 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करने, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 115 दूनी 230, जैसे यहाँ इमीडिएटली हो गया है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9 4 13 5 18, तो ये वाली जो संख्या है ये या तो 9 से कटेगी या 3 से कटेगी। ये 6 4 10 और 2 12, तो ये वाली संख्या 3 से कटेगी। तो छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं आपको गणित में निश्चित रूप से आने चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम्स में, ताकि आप बहुत क्विकली, यानी कि जो भी आपका टाइम स्टिपुलेटेड है उस टाइम में आप सारे क्वेश्चन कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं इस मॉक टेस्ट के। सो P प्लस 13 गुणा 50 इक्वल टू 420 प्लस 45% ऑफ की जगह गुणा लगेगा 800 प्लस 220। ये सब बहुत सरल सवाल है। सो P प्लस 13 पंजे 65, 650, और ये जो मैं एग्जाम, ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, ये मैंने शुरू में जैसा बताया था, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है IBPS का, क्लरिकल कैडर के लिए 2020 का। ओके, सो इट इज 420 प्लस 100 से ये 800, 8 बार कटा तो 45 गुणा 8 प्लस 220। सो P बराबर 420 और 220, 4 और 2 6, 640, और ये 650 उधर माइनस होके पहुंचा, और 45 गुणा 8, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36। सो P इज इक्वल टू 360 माइनस 10 इक्वल टू 350. Option B is the answer. Okay. 12% of P plus 12.5% of 960 इक्वल टू 16 गुणा 12। अब यहाँ पर इमीडिएटली जो मेरे को एक शॉर्टकट दिख रहा है वो ये है कि ये जो 12 है ये वाला, इससे मैं डिवाइड कर दूं इधर लेफ्ट हैंड साइड को। तो 12 से जब मैं इधर डिवाइड करूंगा तो 12 से 12 कट जाएगा, तो P अपॉन 100 प्लस 12.5 और 12 अट्ठे 96, 80 अपॉन 100 इक्वल टू 16। सिंपल। सो P प्लस 12.5 इंटू 80 इक्वल टू 16 गुणा 100। ये 100 जो नीचे था ऊपर आ गया, क्योंकि दोनों जगह 100 है, तो इसका ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड का पूरे का डिनोमिनेटर 100 है, ये मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड में आ गया। सिंपल। सो इट इज P प्लस 125 गुणा 8, ये पॉइंट से ये 0 से कैंसिल हो गया पॉइंट, इक्वल टू 1600। सो P बराबर 1600 माइनस 125 गुणा 8, सो इट इज 1000। So answer is 600. Option D is the answer. Okay. 15 गुणा P, इसको मैंने P लिखा है, प्लस 20% गुणा 450 इक्वल टू 360। सो इट इज 15P प्लस, ये 50 से कटेगा, 50 दूनी 100, यानी कि 50 दूनी 100 गुणा 50 नम 450। ठीक। सो 15P और ये 10 नम 90, 2 दाई 20, 10 नम 90 इक्वल टू 360। सो 15P इक्वल टू 360 माइनस 90, तो 9 चौक 36, 9 27, 270। सो P इक्वल टू 270 बटे 15, 15 एकम 15, 12 बचा 120, 15 अट्ठे 120। सो 18 इज द आंसर। ऑप्शन ई इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। 75% ऑफ 3/4 गुणा 8/9 गुणा 1800 बराबर P प्लस 600। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब
इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, ठीक। इस 9 से ये 18 2 बार कटा, ओके, और 4 से ये 8 2 बार कटा, सिंपल। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो 75 चौक 300 गुणा 3 इक्वल टू P बराबर P प्लस 600, सो P बराबर 900, 300 दिया 900 माइनस 600 equal to 300. So option A is the answer. Next, P% of 900 plus 500 equal to 4 गुणा 197. So 100 से 900 9 बार कटा, तो 9P plus 500 equal to 4 सत्ते 28, 28 4 नम 36 और 2 38, 3 4 एकम 4 और 3 7. So 9P is equal to 788 minus 500 equal to 288. So P is equal to 288 upon 9. 8 और 8 16 और 2 18, 9 से कटेगा. So 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 is the answer. तो ओके, तो यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के खत्म होते हैं, और ये हमारा मैथ्स का दूसरा मॉक टेस्ट था। और अब अगला मॉक टेस्ट लेंगे रीजनिंग का या कंप्यूटर्स का, देखता हूँ, है ना। थोड़ा टाइम की ज़रूर मुझे समस्या रहती है, इसलिए वीडियोस जो हैं वो 2 या 3 दिन में एक आ पाता है, क्योंकि ऑफिस से लौटना होता है 7:30 8 बजे तक, तो समय की रियली एक समस्या है। लेकिन कोशिश ये है कि आपको गणित, खास तौर पे गणित, क्योंकि गणित एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन इंश्योर करता है। अगर आप उसमें बेहतर कर लेते हैं, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन या 35 और 40 के बीच में कर लेते हैं, ओके। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।